नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे भू राजनीतिक मुद्दे की बात करने वाले हैं जो दशकों से अनकहा तो था, लेकिन अब कूटनीति के बिल्कुल केंद्र में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच इमिग्रेशन और घुसपैठ की। और देखिए, हम यहाँ किसी राजनीतिक बयानबाजी में नहीं पड़ने वाले। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हालिया डेटा, आधिकारिक बयानों और जमीनी हकीकत पर होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहले चुनाव और कूटनीतिक बयान, फिर घुसपैठ के जमीनी आंकड़े, उसके बाद अमेरिका का उदाहरण, भविष्य की जलवायु चुनौतियां और अंत में आपके कौशल विकास और करियर का महत्व। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं चुनाव और हालिया कूटनीतिक बयानों की। अब देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं और इसने इस दशकों पुराने मुद्दे को अचानक से इंटरनेशनल कूटनीति की मेज पर ला खड़ा किया है। कई सालों तक इस बात को बड़े स्तर पर छुआ नहीं गया था, लेकिन अब इन स्पष्ट राजनीतिक जनादेशों के बाद दोनों ही देशों को इस अनकही वास्तविकता का सामना करना ही पड़ रहा है। हालात कितने बदल रहे हैं, इसका अंदाजा आप बांग्लादेश के गृह मंत्री के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें उम्मीद है कि अवैध अप्रवासियों का कोई पुशबैक नहीं होगा। अब यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। यह साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक आशंका है, एक घबराहट है कि भारत बड़े पैमाने पर लोगों को वापस भेजना शुरू ना कर दे। लेकिन अगर आप भारत का रुख देखें तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बेहद स्पष्ट और दृढ़ जवाब दिया। उनका कहना है कि मुद्दा पुशबैक का नहीं, बल्कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की आधिकारिक वापसी यानी रिपैट्रिएशन का है। मतलब भारत इस पूरी समस्या को कानूनी तरीके से सुलझाना चाहता है, जिसके लिए नेशनैलिटी वेरिफिकेशन सबसे जरूरी कदम है। दोनों देशों की अपनी सीमाएं हैं और सच तो यह है कि किसी भी देश के पास असीमित संसाधन नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, घुसपैठ की स्थिति और उसके आंकड़े। अगर हम सरकारी अनुमानों और रिपोर्ट्स के ग्राफ को देखें तो ये दर डराने वाली है। 1997 में ये संख्या करीब 1 करोड़ थी। 2004 में ये बढ़कर 1.2 करोड़ हुई और जरा सोचिए, 2016 तक आते आते ये आंकड़ा 2 करोड़ को छू गया। मतलब 20 साल से भी कम समय में बिना दस्तावेजों के रह रही आबादी बिल्कुल दोगुनी हो गई। इस 2 करोड़ के आंकड़े को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। स्वीडन जैसे एक विकसित संप्रभु राष्ट्र की कुल आबादी ही 1 करोड़ है। यानी स्वीडन की पूरी आबादी से 2 गुने लोग भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। अब खुद सोचिए, इन 2 करोड़ लोगों को ढूंढना, उनकी पहचान करना और उन्हें वापस भेजना, ये जमीनी स्तर पर कितना प्रैक्टिकल है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं अपने तीसरे खंड पर, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण। देखिए, इमिग्रेशन अमेरिका का शायद सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन अगर आप तुलना करें तो अमेरिका में अनुमानित अवैध अप्रवासियों की संख्या लगभग 1.1 करोड़ या 11 मिलियन है, जबकि भारत में यह आंकड़ा इसका लगभग दुगना है। अमेरिका जैसा देश जिसके पास बेहतरीन डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके लिए भी यह काम बिल्कुल आसान नहीं रहा है। और अगर आपको लगता है कि डिपोर्टेशन आसान है तो इस नंबर पर गौर कीजिए, $900 बिलियन। जी हां, विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका से इन 11 मिलियन लोगों को वापस भेजने में 1 दशक के भीतर 300 से $900 बिलियन तक का खर्च आ सकता है। ये साफ बताता है कि मास डिपोर्टेशन सिर्फ एक नारा हो सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही भारी भरकम आर्थिक और लॉजिस्टिक चुनौती है। आखिर इतना खर्च और वक्त क्यों लगता है? क्योंकि किसी को डिपोर्ट करने का मतलब उसे सिर्फ बॉर्डर पार धकेलना नहीं होता। ये एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया है। पहले लोगों को डिटेंशन कैंप में रखना होता है, फिर होस्ट देश उनका वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद मूल देश से वेरिफिकेशन होता है और इन सब के बाद जाकर कहीं शारीरिक निर्वासन संभव हो पाता है। अमेरिका की आइस एजेंसी का उदाहरण ही ले लीजिए। ये डिपोर्टेशन के लिए बनी एक शक्तिशाली और समर्पित संघीय एजेंसी है, लेकिन खुली छूट और विशाल बजट के बावजूद 15 महीनों के बेहद आक्रामक अभियान में वो लगभग 5,40,000 लोगों को ही निर्वासित कर पाए, जो कि 11 मिलियन के लक्ष्य के आगे बहुत छोटा नंबर है। तो भारत के लिए 2 करोड़ लोगों को वापस भेजना रातों रात होने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे हिस्से का, भविष्य की जलवायु चुनौतियां, क्योंकि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। आने वाले दशकों में इस पूरे उपमहाद्वीप को एक भयंकर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ना है।
हीट वेव्स लगातार बढ़ रही हैं, नदियां सूख रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे बांग्लादेश के कई तटीय इलाके पानी में डूब सकते हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे और सही प्रबंधन नहीं हुआ तो 4 से 10 करोड़ लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? अगर हमें भविष्य में 10 करोड़ लोगों के विस्थापन जैसे महासंकट से बचना है तो हमें आज ही एक्शन लेना होगा। वॉर रूम जैसी अप्रोच अपनाते हुए सैटेलाइट्स और संयुक्त सुरक्षा बलों के जरिए सीमाओं की बेहद सख्त निगरानी करनी होगी। इसे टालने का अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और अब आते हैं आज के आखिरी खंड पर, कौशल विकास और आपका करियर। आखिर इन सब ग्लोबल चीजों का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है? जब किसी देश में आबादी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ता है और राष्ट्रीय संसाधन सीमित होते हैं तो सबसे पहला असर जॉब मार्केट पर पड़ता है। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन इतना भयंकर हो जाता है कि सिर्फ एक साधारण ग्रेजुएशन की डिग्री से काम नहीं चलने वाला। इस दबाव भरी अर्थव्यवस्था में अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो तुरंत इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कूटनीति, डिपोर्टेशन की ये असंभव सी दिखने वाली लॉजिस्टिक्स और सिर पर मंडराता जलवायु संकट, क्या सिर्फ कूटनीतिक बातचीत और सीमाओं पर सुरक्षा बल खड़े कर देने से क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले इस विशाल जनसांख्यिकीय संकट को रोका जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत